नमस्कार, मैं हेमंत कुमार। वैसे तो जोधपुर की जो सियासत है वो रियासत से लेकर के सीडी तक हर वक्त प्रभावित नज़र आती है, लेकिन कहीं ना कहीं अब फेसबुक के लाइक्स पर आकर के अटक गई है। अगर सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो ये वही विधानसभा क्षेत्र है जहां से खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चुन करके आते हैं और अशोक गहलोत को कड़ी टक्कर देने का मादा रखने वाले भारतीय जनता पार्टी के सियासी सिपाही राजेंद्र गहलोत आज हमारे साथ हैं। उनसे जानते हैं कि सियासत से लेकर के उनके निजी ज़िंदगी के कुछ पहलू हैं, उन पर भी हम चर्चा करेंगे। राजेंद्र गहलोत साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। गहलोत साहब, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि बचपन जो आपका कहाँ से शुरू होता है और फिर जो सियासत तक आने की जो पारी है वो किस तरह से शुरुआत होती है? शुरुआती दौर में जी किशोर अवस्था में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संसद के रूप में जी शाखा से मेरी शुरुआत हुई है और उसके बाद बढ़ते बढ़ते विद्यार्थी परिषद में काम किया। विद्यार्थी परिषद के साथ ही जब इमरजेंसी लग गई थी उस समय उससे पूर्व जयप्रकाश नारायण का जो संपूर्ण क्रांति आंदोलन था जी उसके सिपाही के रूप में काम किया। इमरजेंसी के 26 जून 1975 जब लगी जी उसमें भूमिगत रहा और भूमिगत रहकर इमरजेंसी और लोकतंत्र को बचाने के लिए संघर्ष करते रहे और उसके बीच में सत्याग्रह करके इमरजेंसी का भय तोड़ने के लिए सत्याग्रह किया। उसमें अपनी अरेस्ट दी और मिस्सा में 19 महीने तक जेल में रहा। जी, सत्याग्रह से लेकर के जो वर्तमान राजनीति है, उस दौर की जो राजनीति से लगा करके अभी की जो राजनीति है उसे कैसे देख रहे हैं? कितना कुछ परिवर्तन आया है? उस समय लोकतांत्रिक मूल्यों पर देश, समाज, राष्ट्र, देश की अखंडता जी और लोकतंत्र कैसे मजबूत हो, इस विषय पर राजनीतिक क्षेत्र में हम लोग काम करते थे जी। और आज भी सारी राजनीतिक पार्टियों में भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो देश हित में देश की संस्कृति, परंपरा, देश की अखंडता और लोकतंत्र कैसे संरक्षण और मजबूती के साथ आगे बढ़े इसके लिए काम कर रही है। और इसी कारण आज आम लोगों का जो आकर्षण है कि लोकतंत्र को कैसे बचाया जाए वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़कर काम करना चाहते हैं। इसका भारत के इतिहास में और लोकतांत्रिक इतिहास के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी का उदाहरण सबसे सामने रखेंगे कि सब पार्टियों को साथ में जोड़कर उन्होंने देश के विकास के लिए जो काम किया है वो एक आज स्वर्ण अक्षरों में लिखा जा रहा है। क्या वजह मान रहे हैं कि जो राजनीति में इस तरह से जो परिवर्तन आया है, कहीं ना कहीं जीवन मूल्यों की बात आप करते हैं, आदर्शों की बात करते हैं, उनमें गिरावट कहीं ना कहीं साफ नज़र आती है, तो क्या वजह मानते हैं? राजनीतिक क्षेत्र में लंबे समय तक इस देश में कांग्रेस ने शासन किया है जी। और आप देखेंगे कि नेहरू जी के समय में 2 घोटाले हुए थे जी। एक तो मुंद्रा कांड, दूसरा मेनन के समय में आर्मी में जीबों का कांड। ठीक है। उस समय उन कांडों जो भी भ्रष्टाचार के कांड होते थे उसमें गंभीरता से कार्रवाई होकर जांच होकर उसके खिलाफ कार्रवाई होती थी जी। फिर आपने देखेंगे धीरे धीरे नागरवाला कांड हुआ जी, बैंक घोटाला कांड हुआ और धीरे धीरे सत्ता जो केंद्र में लंबे समय तक कांग्रेस की रही इसमें भ्रष्टाचार पनपा है जी। दूसरा तुष्टीकरण की नीति रही है, एक वर्ग को हिंदुस्तान में खुश रखो और उसके आधार पर वोट बैंक तैयार किया जाए। सीधे सीधे मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो जीवन मूल्यों में, आदर्शों में जो राजनीति में गिरावट है वो उसके लिए सीधे सीधे कांग्रेस जिम्मेदार है। भारतीय जनता पार्टी के जो नेताओं में इस तरह की गिरावट आपको नहीं दिख रही है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में इस तरह की कोई उदाहरण हमारे सामने नहीं है। हमारे सारे नेता रहे हैं, उनके आदर्श आज हैं। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस देश के लिए बलिदान दिया जिसके कारण आज कश्मीर बचा हुआ है। हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने एक विचारधारा दी, एकात्म मानववाद। आज वही आदर्श के साथ सारे दुनिया में एक
एक अच्छे सारे वर्गों को एक साथ जोड़कर विकास किया जा सकता है, ये एक उदाहरण हमारे सामने। नहीं, आपको नहीं लगता कि अटल जी के बाद में कोई आदर्श पुरुष जो नेता भारतीय जनता पार्टी नहीं दे पाई ऐसा? अटल जी के बाद आडवाणी जी हैं, राजनाथ जी हैं, हमें सबसे आज चर्चा में जो विषय है वो आज नरेंद्र जी मोदी हैं। और इस तरह के नेता धीरे धीरे एक फेज के बाद दूसरा फेज आता है। भारतीय जनता पार्टी में श्रृंखला है, इनमें अनेकों लोगों देशभक्ति के लिए और राष्ट्र के लिए काम करने वाले लोग हैं और आगे वो काम करेंगे। में गिरावट तो कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियों में आई है, चाहे आप इस बात को मानते हैं। मैं आपको अगर उदाहरण दूं राघव जी का, और उस तरफ में नहीं ले जाना चाहूँगा, लेकिन सामाजिक सीधी सियासत पे बात करना चाहूँगा। सरदारपुरा की अगर बात की जाए तो जब जिन गलियों में आपने बचपन गुजारा हो और उन गलियों में जो सियासत होती दिखती है तो कैसा लगता है? विकास के नाम पर जी राजनीति हो रही हो और ये सोच के राजनीति की जा रही हो कि ये मतदाता हमारे नहीं हैं जी, उस क्षेत्र में विकास होना चाहिए और उस क्षेत्र में विकास नहीं होना चाहिए, ये हमेशा कांग्रेस की प्रायोरिटी रही है और कांग्रेस इसी प्राथमिकता से काम किया है। और यही कारण है कि 5 वर्षों में 5 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, इन दिनों में कांग्रेस का यही भेदभावपूर्ण रवैया जोधपुर के साथ भी चलता रहा और सरदारपुरा के साथ भी चलता रहा। सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र की मुख्य क्या समस्याएं हैं अभी? सरदारपुरा क्षेत्र में जी आज भी आप देखेंगे जो नई कॉलोनी बसी हुई है कृषि भूमि पर, उनको सरकार ने लंबी लंबी घोषणाएं की है, उसके बाद भी उनको नियमन नहीं किया गया है, उनको पट्टे नहीं दिए गए हैं। 16 गाँव की समस्या है, वो आज आज़ादी के साथ से यह चल रही है, समय समय पर उसका समाधान हुआ। पिछले बोर्ड जब मैं नगर सुधार न्यास का अध्यक्ष था, जब भी हमने उसका कुछ समाधान निकाला था। बाल समन के अंदर पुराना एक मामला अटका पड़ा है, वो भी आज आज़ादी के साथ का मामला है, वो बस्ती भी नियमन नहीं हो रही है। बीजीएस में जो पट्टे पिछली गवर्नमेंट में भारतीय जनता पार्टी में दिए जा रहे थे, उसके बाद आज उस काम को आगे नहीं बढ़ाया गया है। एक तो ये कच्ची बस्ती है और कृषि भूमि पर जो बस्ती बसी हुई है उनको नियमन नहीं हुआ, और उनके साथ नियमन नहीं होने से उन क्षेत्र के अंदर विकास की मूलभूत आवश्यकताएं होती है, पानी, सड़क, सीवरेज और लाइट, उसका भी अभाव रहा है। घोषणाएं बड़ी बड़ी की गई होगी। जोधपुर में हिमालय का पानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय आया 96 के अंदर, पानी की कोई कमी नहीं है, परंतु आज भी सरदारपुरा की बस्तियों में, मंडोर क्षेत्र के अंदर, मगरा क्षेत्र के अंदर, महामंदिर क्षेत्र के अंदर, बीजीएस क्षेत्र के अंदर, सारण नगर के अंदर और शहर के नागौरी गेट और बागर क्षेत्र के अंदर पानी नहीं मिल रहा है। क्या वजह मान रहे हैं कि खुद मुख्यमंत्री यहाँ से प्रतिनिधित्व करते हैं और वहाँ का भी विकास नहीं हो, तो बाकी जो प्रदेश की क्या कल्पना की जा सकती है? मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा। शहर में 2 भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं जी, वो विधायक अपना क्षेत्र में नियमित पानी ले रहे हैं, शहर को और सूर सागर को नियमित पानी मिल रहा है। सरदारपुरा को एक दिन छोड़ के एक दिन पानी मिलता है, वो भी पूरा पानी नहीं मिल रहा है। अब इनसे मुख्यमंत्री की योग्यता आंक लें आप। क्या मुख्यमंत्री कहीं न कहीं इस क्षेत्र पे ध्यान रखना भूल गए हैं, प्रदेश की चिंता में लग गए हैं क्या? मुख्यमंत्री बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं जी, उस घोषणा का लाभ हो रहा है या नहीं हो रहा है उनसे कोई मतलब नहीं है। वो हमेशा अखबारों की और न्यूज़ की लाइट में रहना चाहते हैं, इसलिए घोषणाएं करते हैं। और पूर्व घोषणा भी आप देखेंगे कि वृद्ध अवस्था की जो पेंशन है, ये भैरव सिंह जी शेखावत के समय शुरू हुई थी। जब ये मुख्यमंत्री थे तो ठंडे बस्ते में डाल दी। अब इनको ये जचा कि काम होना चाहिए। तो बीच में फिर आप भी वापस आए थे सत्ता में, आप मंत्री भी रहे भैरव सिंह। उस समय चालू थी वो, उसके बाद में वापस चालू, जिनको जरूरत थी उनको मिल रही थी वो, जो सिस्टम से मिल रही थी। अब अभियान के रूप में बैंक बोर्ड तैयार करने के लिए इन्होंने शुरू किया। हम चाहते हैं कि मिलना चाहिए और हम भी आएंगे, चालू रखेंगे और इनके साथ और सुविधा उनके देंगे कि वृद्धजनों को सम्मान मिलना चाहिए, सुरक्षा की उनके भावना रहनी चाहिए। राजेंद्र जी, मतलब कुल मिलाकर के ये कह दिया जाए कि योजनाएं तो अच्छी है लेकिन क्रियान्वित वो कहीं ना कहीं प्रभावित नजर आ रही है। हाँ, उसमें योजना जल्दबाजी में की गई है। 3.5 साल तक तो आपने कुछ किया नहीं।
चौथा साल होते ही आपने घोषणाएं शुरू कर दी, तो 3 साल पहले का समय आपने बेकार कर दिया ना। तो आपको यदि जनहित में ही काम करना था और राजस्थान हित में ही काम करना था तो 3 लगातार करते रहते ना। अब चुनाव आए और 6 महीने के अंदर घोषणा पे घोषणा कर रहे हो, उससे क्या मतलब है? उसे कौन सा लाभ मिल रहा है? विकास के अंदर गरीब को कुछ तो फायदा मिल रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर विकास को रेवड़ी कह करके ये कह दे कि रेवड़ियां बांट रहे हैं, तो ये कितना उचित है? दो, विकास का लाभ सबको मिलना चाहिए और आवश्यकता है जिन लोगों को, चाहे दवाई की आवश्यकता है, चाहे सहयोग की, अन्न की आवश्यकता है, उन सबको मिलना चाहिए, मिलना और उसके साथ उसका जीवन सुधरना चाहिए। हम आज एक दिन के लिए वो सहायता उसको दे देते हैं और बेसिकली आधारभूत उसका जीवन है, उसको आगे नहीं बढ़ाएंगे, उसके परिवार को आगे नहीं बढ़ाएंगे, तो उसको विकास नहीं कहेंगे। पेयजल एक बड़ी समस्या है, स्वच्छ पेयजल, जैसा कि आपने अभी बताया कि काफ़ी परेशानी है और आप स्वच्छ पेयजल को लेकर के लंबे समय तक संघर्षरत रहे। कैसा संघर्ष था और कहां तक उसमें सफलता मिली? ये जोधपुर के अंदर पानी का गंभीर संकट था जी। 3-3 दिन 4-4 दिन में एक बार पानी मिलता था, वो भी पूरा नहीं मिलता था। पानी का एक मुख्य स्रोत था हमारा जवई बांध था। बरसात जब आती थी तो वो भरता था और अकाल पड़ जाता था, वो खाली रह जाता था, तो जोधपुर को उससे आधार पे पानी मिलता था। उसकी भी जो कैपेसिटी थी वो 1970 तक की आबादी तक वो पानी दे सकता था। 70 के बाद वाली जो आबादी आई उसमें वो पानी देने की उसमें क्षमता नहीं थी। तो 1977 के अंदर जब कांग्रेस का शासन बदला, भैरव सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा है कि राजस्थान कैनाल से पानी जोधपुर को मिलना चाहिए। उसके बाद में लगातार ये कोशिश रही कि पानी जोधपुर को किस तरह से मिले। तो उसके बाद में जो भी गवर्नमेंट आई उसने अशोक गहलोत यहाँ के सांसद बन गए, उन्होंने हिमालय पानी जोधपुर को पिलाएंगे ये आश्वासन देते रहे। 80 से 85 के चुनाव में दिया, 85 या 90 के चुनाव में दिया, उसके बाद भी वो पानी जोधपुर ला नहीं सके। भैरव सिंह जी की गवर्नमेंट 90 में आई, 90 से 98 तक रही, तो हमने टारगेट फिक्स किया कि ये नहर का पानी 254 करोड़ रुपए खर्च करके जोधपुर में पानी पहुंचना चाहिए। समयबद्ध कार्यक्रम से हमने 96 के अंदर पानी पहुंचा दिया और पानी पहुंचाने के लिए जितनी व्यवस्था होती है फिल्टर हाउस की और के घर तक पानी पहुंचे, ये व्यवस्था हमने उस समय कर दी थी। उस व्यवस्था को ये आगे नहीं पहुंचा पाए। अब इस बात को नहीं पहुंचाने में अब शहर बढ़ रहा है और उस पानी के कारण शहर का विस्तार हुआ है और आगे भी शहर का विस्तार, क्योंकि आज भी जोधपुर में और जगह से पानी के स्रोत है, इस कारण लोगों को उम्मीद है कि हमें अच्छा पानी मिल सकता है। पानी को लेकर के कहीं ना कहीं संवेदनहीनता नज़र आती है कि आप बाहर पानी बचाओ, बिजली बचाओ की बात तो करते हैं, लेकिन खुद की अगर शहर की बात की जाए, खुद की विधानसभा की बात की जाए, तो न तो पानी निकासी की कोई व्यवस्था अभी तक नज़र आ रही है और ना ही पानी बचाने की कोई व्यवस्था है। उस पर ये सही बात है, ना सीवरेज की अच्छी व्यवस्था। जोधपुर में भूमिगत जल है, जिस तरह से बारिश हुई और सड़कों पर पानी भरा, भूमिगत जल है, उस जल को जोधपुर के अंदर इन्होंने कोशिश बहुत बार पैसा खराब किया है। सही ढंग से सीवरेज सिस्टम जोधपुर का होता तो जब बरसात का पानी और भूमिगत पानी दोनों में कंट्रोल होता और व्यवस्था होती, ये अशोक गहलोत करने में विफल रहे हैं। इसके साथ भी और कोई भी व्यवस्था जो है, कांग्रेस के राज में भ्रष्टाचार बढ़ा है। मैं ये मान सकता हूँ कि पिछली बार में जब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे तब मैं उनको भ्रष्टाचारी नहीं कह सकता था, तब ईमानदार नजर आते थे। आज भ्रष्टाचार नजर आज के उनके जो 4.5 साल का कार्यकाल है और जितने भ्रष्टाचार राजस्थान में हुए हैं जमीनों के नाम पर और के नाम पर, 4 साल में जो तो वो भ्रष्टाचार के दाग उनके चोले पे नजर आने लगे हैं। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद ये जो चर्चा है वो लगातार जारी रहेगी। हमारे साथ हैं भाजपा के पूर्व मंत्री और सरदारपुरा से मुख्यमंत्री को सीधे सीधे टक्कर देने वाले भाजपा के सिपाही राजेंद्र गहलोत।